हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि जो पार्टिकल्स है क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल। क्लासिकल पार्टिकल को हम लोग मैक्सवेल पार्टिकल बोल रहे थे, क्वांटम पार्टिकल में दो टाइप के थे, बोसोन और फर्मियोन। तो हम लोगों ने तीनों का कंपैरिजन किया था। एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिकेप कर देता हूँ, फिर हम लोग पोस्टुलेट्स के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक। तो इनको 1 मिनट में मैं रिकेप कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। मैंने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, क्लासिकल पार्टिकल जो होते हैं वो जो जैसे गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के कण होते हैं, उनको हम लोग क्लासिकल पार्टिकल बोलते हैं। क्लासिकल मतलब चिरसम्मत कण। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बोसोन, एक फर्मियोन। गॉट इट। अब जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं वो मैक्सवेल पार्टिकल होते हैं, जिसके बारे में हमने सेकंड यूनिट के अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करेंगे, जो भी उनका प्रॉपर्टी था वो सब कुछ, उनको मैक्सवेल पार्टिकल बोलते हैं। और अब पार्टिकल के बारे में कैसे पता चले कि कौन सा पार्टिकल क्या है, तो वो स्पिन से पता चलता है। जिनके बारे में हम लोग मैक्सवेल पार्टिकल के बारे में तो कोई स्पिन की बात नहीं करते, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल में स्पिन की बात ही नहीं करते। स्पिन का कंसेप्ट ही क्वांटम मैकेनिक्स का है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल्स के लिए स्पिन होता ही नहीं है, नो स्पिन। इनके लिए बोसोन पार्टिकल होता है, उनका पूर्ण गुणज होता है स्पिन, मतलब फुल इंटीजर होता है, 0 1 2 एच कट के साथ में आते हैं। लेकिन हम लोग जनरली इनमें जैसे इसमें जैसे होता है आधा होता है, 1.5 होता है, 2.5 होता है, ऐसे होता है। इनमें अर्ध पूर्णांकी होते हैं, ये फुल पूर्णांकी होते हैं, पूर्ण पूर्णांकी होते हैं। हाफ इंटीजर होते हैं, ये फुल इंटीजर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। जैसे हम तो इनको केवल ऐसे आध प्लस हाफ या माइनस हाफ ही बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्लस हाफ या माइनस हाफ एच कट ऐसे होता है ये, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे डिटेल में आप ये। अब इसके बारे में जैसे इसके बारे में मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने थ्योरी बताई थी, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ने वितरण फलन बताया, इनका बोस आइंस्टाइन ने बताया, इनका फर्मी और डिराक ने बताया। फिर मैंने बताया था कला आकाश में इसको एक पॉइंट से बता सकते हैं, इसको पॉइंट से नहीं बता सकते क्योंकि इसमें एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकते, तो इसको एरिया कवर करेगा, ये भी एरिया कवर करेगा, दोनों क्वांटम है तो दोनों में सेम हो जाएगा। इसमें न्यूनतम आयतन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें मतलब ऐसे मिनिमम है नहीं कि इतना होना ही चाहिए, 0 भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट से शो कर सकते हैं पार्टिकल को, तो पॉइंट का तो 0 वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट से बता नहीं सकते, तो मिनिमम वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा न्यूनतम। जैसे एक पार्टिकल को बताएंगे तो वो एक पॉइंट नहीं बनेगा, इसमें वो कुछ जगह कवर करेगा। 3D में अगर बात करें तो 3D में न्यूनतम आयतन जो होगा वो h कट क्यूब होगा, इसका भी h कट क्यूब होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे फर्मियोन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जैसे फोटोन भी होता है और सिग्मा प्लस सिग्मा डबल प्लस इस टाइप के पार्टिकल होते हैं। ये इनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी लिख दो तो काफ़ी होता है, बाकी ध्यान रख लेना आप। इसमें नॉर्मल गैस के, सामान्य गैस के जो कण होते हैं, नॉर्मल गैस पार्टिकल्स होते हैं वो। इसका जो वितरण फलन आएगा वो इस तरीके का आता है, इसका ऐसा आता है, इसका ऐसा आता है। इनको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे जब इनका पूरा थ्योरी से हम लोग इनको निकाल के लेके आएंगे तब पता चल जाएगा आपको। लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि हमने जो पावली का जो अपवर्जन सिद्धांत था, पावली के अपवर्जन नियम के हिसाब से ऐसा होता है कि पावली का अपवर्जन सिद्धांत मतलब पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब एक एनर्जी लेवल पर एक टाइप के 2 पार्टिकल नहीं रह सकते। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकते, अगर वो रहेंगे तो एक का स्पिन अप होगा, एक का स्पिन डाउन होगा। ऐसा बोला था, हम इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते तब ऐसे पढ़ते थे ना, पावली का अपवर्जन नियम, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक एनर्जी लेवल पर जैसे हमने ऐसे बनाते थे इस टाइप का, जैसे तो इसमें एक रहेगा फिर दूसरा रहेगा तो वो ऐसे आएगा। कभी भी हम ऐसे नहीं बनाते थे कि एक भी ऐसा दूसरा ऐसा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करते थे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पावली के एक्सक्लूजन नियम को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्मियोन। इसका मतलब है कि फर्मियोन जो होते हैं पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और ये दोनों नहीं करते हैं। तो ये तो इनमें तो इसमें एक ही पार्टिकल आ सकता है एक टाइप का, दूसरा आएगा तो वो फिर उल्टा आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा। इसमें एक लेवल पर कितने भी पार्टिकल रख सकते हैं आप, 1000 पार्टिकल भी रख, मतलब जितने भी चाहे रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसमें तो स्पिन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो चाहे मर्जी है वैसे रखो। तो ये भी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं कर रहा एंड ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये फॉलो करता है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। गॉट इट? ये कंप्लीट हो गया। अभी हम फेज स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, कला आकाश के बारे में। कला आकाश, कला आकाश, फेज स्पेस। वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। फेज स्पेस क्या है? कोई भी पार्टिकल है उसका विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और उसके मोमेंटम
मतलब समवेग, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कला आकाश बोलते हैं, उसको फेज स्पेस बोलते हैं। सिंपल सी बात समझ आती है? ठीक है। अब जैसे अगर 3 डायमेंशन, इसमें देखो अभी तो 1 डायमेंशन ही बनाया है मैंने। 1 डायमेंशन का मतलब केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, और एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तब भी मेरे पास में 2 डायमेंशन हो गए, मतलब 2 दिशाएं हो गई एक तरीके से, एक में अक्ष, एक में पी एक्स। तो एक्स होगा, पी एक्स होगा, 2 डायमेंशन हो गई है, 2 हो गई ना, 1 और 2। इसी तरीके से y आएगा तो पी वाई भी आएगा, उसका 2 और आ जाएगी। z होगा और पी जेड होगा तो 2 इसकी आ जाएगी। टोटल 6 दिशाएं होती है इसमें, तो मतलब 6 विमीय होता है ये, 6 डायमेंशनल स्पेस होता है ये। आ गई बात समझ में? ये 6 डायमेंशनल स्पेस है, ये 6 डायमेंशनल स्पेस है, 6 विमीय स्पेस है ये, 6 विमीय आकाश होता है। इसको आकाश को हिंदी में समष्टि भी बोलते हैं, तो नोट्स में आप लिखा हुआ देखो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कला आकाश है फेज स्पेस में, इसको 6 डायमेंशनल शो करते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करें, ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट, आगे बात करते हैं। हाँ, और इसमें जैसे मैंने बताया था कि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं, हाँ, इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन कैसे होगा? इसका आयतन 6 विमीय है ना। जैसे 3 डायमेंशनल पहले नॉर्मल अगर हम लोग बात करते थे ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, एक्स वाई और जेड, इसका हम लोग वॉल्यूम कैसे लिखते थे? वॉल्यूम इसका लिखते थे छोटा सा, अगर अल्पांश वॉल्यूम लिखना तो डी एक्स डी वाई डी जेड ऐसा लिखते हैं हम लोग, सिंपल सी बात ऐसे ही है। इसको आयतन लिखते थे हम लोग, वॉल्यूम अल्पांश का, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिखते थे, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, छोटा सा वॉल्यूम। अब अगर इसके अंदर बात करूं मैं, जैसे x हो गया, px हो गया, तो y भी आएगा, py भी आएगा, z भी आएगा, pz भी आएगा। मैंने इसमें दिखाया नहीं उनको क्योंकि वो दिखने में फिर वो बनेगा नहीं सही तरीके से 6 डायमेंशन, लेकिन समझ आ रहा है ना? x होगा, px होगा, y होगा, py होगा, z होगा, pz होगा, 6 डायमेंशन होंगे। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम भी ऐसा होगा, dv जो होगा ना वो कैसा होगा? dx dpx dy dpy dz dpz ऐसे आएगा, क्योंकि 6 जो एक्सिस है वो यही तो है, एक तो x का, एक px का, एक y का, py का, z का, pz का। इसको जनरली ऐसे भी लिखते हैं, इनको dx को, dy को, dz को एक साथ लिख देते हैं, और इनको py को, px को और pz को एक साथ लिख देते हैं। ये कला आकाश का आयतन आ गया, ठीक है, फेज स्पेस का वॉल्यूम आ गया। अब एक चीज मैंने वो बताई थी ना कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप किसी भी चीज को पॉइंट से नहीं बता सकते, पॉइंट से नहीं बता सकते। मिनिमम जो वॉल्यूम होगा उसको भी आप पॉइंट से नहीं बताने का मतलब है कि आप एग्जैक्ट उसका, जब आपको ये पता है कि ये पार्टिकल यहां पर है, जैसे x = 2 पर है, तो सेम टाइम पर आप उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। अगर आप बता रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा, कुछ ना कुछ त्रुटि तो रहेगी, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मतलब आप अगर बता रहे हो कि इस टाइम पे इसका मोमेंटम है px = मान लो 5, तो वो फिर 5 नहीं है, वो कुछ जैसे मान लो 4.9 से लेके वो 5.1 के बीच में कुछ ना कुछ है, मतलब एरर हमेशा रहेगा। आई बात समझ में? ये इसमें होता है। तो इसलिए आप x और px में फेज स्पेस में अगर चीज बनाते हो तो उसको पॉइंट से नहीं बता के आप इसमें बताते हो कि चलो वो कुछ इस यहां से लेकर यहां के बीच में वो रहेगा ना, तो मोमेंटम यहां से लेकर यहां के बीच में कुछ ना कुछ होगा। मतलब वो इतनी जगह में कहीं पर भी पार्टिकल की पोजीशन हो सकती है, एग्जैक्ट पोजीशन यू कैन नॉट टेल अबाउट दैट। ये क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, और ये होता है क्यों? अनिश्चितता सिद्धांत की वजह से। एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। हाइजेनबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, और अनिश्चितता का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग, उसके हिसाब से होता क्या है? उन्होंने ये बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से आप किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन बता रहे हो तो उस सेम टाइम पर आप मोमेंटम नहीं बता सकते, या मोमेंटम बता रहे हो तो सेम टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। अगर बताते हो तो उसमें कुछ ना कुछ
त्रुटि होती है, कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है उसमें, निश्चित तौर पे नहीं बता सकते कि इतना ही होगा। इसको बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। नोट्स में लिखा हुआ है ये। सही है, क्लियर? चलिए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, आगे चले, चलिए बिल्कुल चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की, जैसे क्वांटम यांत्रिकी के पोस्टुलेट, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित, यांत्रिकी के अभिग्रहित पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स का मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पोस्टुलेट का मतलब क्या है? पोस्टुलेट का मतलब है छोटी छोटी वो बातें, बेसिक आइडिया कि हम लोग सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करेंगे। तो जैसे अगर ये कोई बस जा रही है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में उस बस को हम लोग एक पार्टिकल मान लेते हैं, फिर बोलते हैं कि इसका मास कितना है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना मोमेंटम है, अगर इस जगह पर होगी तो कैसे उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, और न्यूटन का पूरा मैकेनिक्स लगाते हैं। न्यूटन ने 3 समीकरण और जो तीन इक्वेशन और जो 3 लॉ दिए हैं उनके बेसिस पे हम लोग पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे स्टडी करते हैं? तो जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो बातें हैं उनको हम लोग पोस्टुलेट बोल रहे हैं कि इनको ऐसे मानना है। ठीक है, पोस्टुलेट का वैसे एग्जैक्ट मतलब ऐसे होता है कि जो चीज प्रूव नहीं करते हम उसको मानते हैं, एज इट इज की जो आपने बता दिया वो ऐसा है, इसको मान के चलो, इसके बाद में आगे की चीजें प्रूव करो आप। तो पोस्टुलेट मतलब जो बेसिक फंडामेंटल बातें जो आपको मान के चलनी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की वो बातें क्या है? पहला पॉइंट, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा बोला गया है कि जैसे कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपको स्टडी करना है, तो उस पार्टिकल को स्टडी करना है तो उस पार्टिकल के लिए एक चीज मान के चलो, आप मैथमेटिकली एक फंक्शन मान के चलो कि ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं इस फंक्शन से लिखूंगा। उस फंक्शन को जनरली साई या फाई से लिखते हैं, मैं साई से लिख रहा हूं अभी। इस फंक्शन को बोलते हैं तरंग फलन, वेव फंक्शन, तरंग फलन, वेव फंक्शन, ये है साई। मतलब किसी भी पार्टिकल को स्टडी करना है तो उसका एक तरंग फलन लिख दो, ये साई। इस साई का मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है इसका, फिजिकली तो कोई मीनिंग नहीं है, मतलब इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे मैं पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। ये ऐसा है जैसे आपका अगर आधार कार्ड मिल गया ना मुझे, तो आधार कार्ड के बेसिस पे मैं आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। उसी तरीके से ये उस पार्टिकल का, कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जैसे तरंग फलन बता दिया, मान लो कि ये है साई, तो इस साई का बेसिस पे मैं पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं इस पार्टिकल की, कि ये पार्टिकल किस टाइम पे कहां पे होगा, कहां पे रहने की इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कहां पे क्या होगा, क्या 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 जो सारी चीजें है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इट इज लाइक एन आधार कार्ड, आधार कार्ड की तरह बिहेव करता है ये। तो कोई भी पार्टिकल है उसको स्टडी करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसको तरंग फलन से लिखते हैं, उसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, दूसरा पॉइंट, अब साई क्या होगा, ये कैसा होगा? साई x² हो सकता है, साई ex हो सकता है, साई x इंटू e⁻⁻x अपॉन 3 इंटू x³, क्या हो सकता है? क्या कुछ भी हो सकता है? नहीं, ये कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, उसी टाइप का होना चाहिए। ऐसे कुछ भी आप फंक्शन नहीं ले सकते। साई मैथमेटिकल फंक्शन है, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन आप कुछ भी नहीं ले सकते, उस पर कुछ बातें लागू होती है, उसको कुछ कंस्ट्रेंट फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ते हैं, वो ही साई ले सकते हैं आप। हर पार्टिकल के लिए ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते आप। तो उस फंक्शन की क्या शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है, क्या है? एक तो ये है कि साई जो है ना वो कैसा होना चाहिए? एकलमानी होना चाहिए। एकलमानी मतलब सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड मतलब एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं मिलने चाहिए। ऐसे जैसे अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो इसको
जैसे कोई फंक्शन है, मान लो f, इधर x चल रहा है, तो हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन ऐसा नहीं होता कभी भी कि इस टाइप से। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे हो गया कि ये यहाँ पर x के लिए फंक्शन के एक तो ये वाला वैल्यू मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक मतलब एक ही पॉइंट पे 3 मान मिल गए, 3 वैल्यू मिल गए, मल्टीपल वैल्यूड हो गया ना। तो फंक्शन मल्टीपल वैल्यूड नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, पहली बात तो। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा मल्टीपल वैल्यूड बन गया, मतलब ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है, ये लो, ये ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूड नहीं हो सकता। ठीक है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक कलमानी होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे कंटिन्यू होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब सतत फंक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब ग्राफ जब आप बना रहे हो तो ऐसा नहीं बना सकते आप, ग्राफ उसका ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये ब्रेक हो गया ना, डिसकंटिन्यू हो गया है, कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू होना चाहिए, समझ आया? तो फलन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए और एक कलमानी होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो डिफरेंशिएशन है साई का, मतलब अवकलज, इसका डिफरेंशिएशन भी कैसा होना चाहिए, एक कलमानी होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव भी सिंगल वैल्यूड और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये इसके लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये बात होगी, नोट्स में लिखी हुई है ये बात। आगे आगे ऐसा है कि जैसे मुझे ये पता करना है कि कोई पार्टिकल की किसी जगह पर रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे मुझे ये पता करना है कि इस पार्टिकल की इस जगह पे, मान लो x = 3 पर, या इस x पर रहने की इस जगह पर, इस पॉइंट पर मेरे को ये पता करना है पार्टिकल यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, या यहाँ पर होने के कितने चांस है। कि जैसे मैं घूम रहा हूँ कहीं पे और मेरे घर वाले ढूंढे, तो मेरे घर वाले ये ढूंढे कि मेरे को कि मैं घर के किसी इस रूम में होने के चांस कितने हैं, इस रूम में होने के चांस कितने हैं। तो मतलब प्रायिकता में बात करते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी में। एग्जैक्ट चीजें तो बता ही नहीं सकते क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पर कितनी होगी पार्टिकल के रहने की, या फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, ये किसी निश्चित स्थिति पर पार्टिकल के होने की जो प्रायिकता है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, साई स्टार इंटू साई। मतलब साई का स्टार ले लो, स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका सम्मिश्र मान, और साई सम्मिश्र संयुग्मी होता है ना ये, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये प्रायिकता होती है, इससे प्रायिकता निकाल सकते हैं हम लोग। साई जैसे फंक्शन होता है ना, साई मतलब साई एक तरीके से क्या है, एक्स ऐसे होता है फंक्शन है ना, तो x = 3 पे निकालना, तो इसमें आप ये लिख देना, साई x आएगा तो 3, ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा आपको कि इस जगह पर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो साई की हेल्प से ही तो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल रहे ना, इसलिए मैंने बोला था कि साई इज लाइक ए आधार कार्ड। तो ये आधार कार्ड की तरह बिहेव कर रहा है, मैं सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा इससे। प्रोबेबिलिटी, एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मुझे रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे ये ढूंढ रहे हैं कि मैं मेरे घर से लेके 1 किलोमीटर की रेंज में मेरे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वो रेंज डिसाइड कर रहे हैं ना, तो मतलब कोई परास के अंदर रेंज में, मतलब वो एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पा रहे, लेकिन वो ऐसे पता करना चाह रहे हैं कि मेरे घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर मेरे रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालोगे आप, जैसे नीचे तो लिखना है क्या, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी। -∞ टू इन्फिनिटी मतलब दुनिया में पूरी जगह रहने की लिमिट आ गई है, जहां से अनंत से उस अनंत तक, उस दुनिया के उस छोर से उस छोर तक। ये ऐसा हो गया एक तरीके से माइंड में, अगर सिंपली बात करें तो मतलब -∞ टू इन्फिनिटी पूरा स्पेस कवर कर लिया।
साई स्टार इंटू साई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये तो टोटल प्रायिकता होगी। अब मुझे चेक करना कहाँ तक, 1 किलोमीटर तक, मान लो कि इस एक्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। कहाँ से कहाँ तक आपको रेंज पता करनी है ना, रेंज में प्रोबेबिलिटी चाहिए ना कि यहाँ से यहाँ तक। तो मान लो मुझे x1 से x2 तक चाहिए, तो वो लिमिट मैंने x1 से x2 तक लगा दी। ये आ गया भैया मेरा प्रोबेबिलिटी किसी रेंज में, कि यहाँ से यहाँ तक की में प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। गॉट इट? एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। आगे एक नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बोलते हो ना कि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फिर बोलते हो कि वेलोसिटी वेग क्या होता है, फिर बोलते हो त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर बताते हो मोमेंटम क्या होता है, संवेग, फिर बोलते हो फोर्स। तो वैसे छोटी छोटी बातें हैं ये, वो बेसिक, जिनको हम पोस्टुलेट बोल रहे हैं। गॉट इट? टाइम क्या हो गया, 8-7 मिनट बचे हैं, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक होता ऑपरेटर, इसमें संकारक जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है ना, जैसे आपको कोई पार्टिकल का क्या करना है, संवेग निकालना है, तो संवेग का संकारक होता है। संकारक मतलब एक मैथमेटिकल टर्म है, एक गणितीय फॉर्मूला, आप ऐसे समझ लो उसको, ऑपरेटर, संकारक। तो आपको अगर कुछ भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक संकारक होता है। अगर आपको जैसे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का एक संकारक होगा, एक ऑपरेटर होगा, मतलब एक मैथमेटिकल टर्म होगा, तो वो उस फंक्शन पे लगा दो और कैलकुलेट कर लो। तो हर चीज के लिए संकारक होता है, इसमें एक ऑपरेटर होता है। जैसे आपको विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, पोजीशन, स्थिति मान लो आप, तो पोजीशन निकालनी है आपको, पोजीशन स्थिति निकालनी है, तो स्थिति के लिए संकारक होता है, उसको x लिखते हैं, मतलब 1 डायमेंशन में तो होगा, तो 3 डायमेंशन में होगा तो r से लिख देंगे। तो x हो गया, या y या z, तो x लिख देता हूँ मैं, और इसके ऊपर केप लगा देते हैं हम लोग। ऐसे केप से पता चल जाता है कि संकारक को बता रहा है। ऐसे संवेग का जो संकारक होता है ना, संवेग, मोमेंटम का संकारक होता है वो p लिख दिया जैसे मैंने, और p का वैल्यू होता है माइनस आयोटा h कट तो इंटू d बाई डी आर या डेल बाई डेल आर। ये 3 डायमेंशनल हो गया, 1 डायमेंशनल होता तो d बाई डी एक्स कर देता मैं इसको। ठीक है, ऐसे होता है। मतलब जो ऑपरेटर, ये संकारक का ऑपरेटर, जैसे आपको संवेग निकालना है, सपोज आपको क्या करना है, संवेग निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो आपका जो फंक्शन है उसका वो है, ये पार्टिकल का फंक्शन ये है साई। तो इस साई पर ये लगा दो, मतलब ये लगाने का मतलब पी एक्स इंटू साई कर दो, मतलब पी एक्स का मतलब ये आयोटा एच डी बाई डी आर, और साई मतलब साई का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक तरीके से। ऐसे इसका मोमेंटम मिल जाएगा। तो किसी भी चीज का कुछ भी अगर पता करना हो तो आप उसका संकारक लगा दो, उसका मोमेंटम, उसका ऑपरेटर से ऑपरेट करवा दो, तो आपको एग्जैक्ट वो चीज मिल जाएगी जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मेन बात यहाँ पर है यहाँ की कि यहाँ पर हर एक चीज के लिए संकारक दिया जाता है, ऑपरेटर दिया जाता है। जैसे एनर्जी का संकारक जो होता है ना, उसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं। ऊर्जा का जो संकारक होता है उसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं, इसको एच कैप से लिखते हैं, और ये होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। ये अगर इसमें बात करूँ, ऐसा होता है एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे होता है। काइनेटिक एनर्जी में p आ रहा तो p को तो ऐसे लिख दिया, और इसका वैल्यू अगर यहाँ पे लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, ये तो इसका हो गया, और 2m भी है प्लस वी केप, ऐसे होता है। और एक दूसरी चीज़, ये जो है डी बाई डी आर, इसको डेल से लिखते हैं, मैंने आयोटा एच कट डेल ऐसे लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर हो गया, माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी के। तो ये इस तरीके से आ गया, जो भी है। इतना डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नोट्स में मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स में तो पूरा इनका पूरा कहानी चलता, पूरा बुक है 3rd ईयर में। लेकिन ये समझ में आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे क्या है, फॉर्मूले हैं, जिनको हम लोग संकारक बोल रहे हैं। एक बेसिकली आप ये बात समझो, इनको फॉर्मूले हैं, ये ऑपरेटर बोल रहे हैं इनको, और इससे हम लोग वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जो करना चाहता है। तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का ऑपरेटर लगा दो, मोमेंटम निकालना मोमेंटम का लगा दो, पोजीशन निकालनी पोजीशन, तो जो भी चीज़ निकालनी है उसका ऑपरेटर लगाते रहो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑपरेटर हो गया, एक होता है, कितना पॉइंट हो गया,
पॉइंट पता नहीं कितने हो गए, 6 हो गए, एक साथ 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है, एवरेज वैल्यू को यहाँ पे प्रत्याशा मान बोलते हैं, माध्य मान या प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको संवेग का एवरेज वैल्यू निकालना है, संवेग का, मोमेंटम का, तो उसको ऐसे लिख दिया, मोमेंटम का एवरेज वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ऐसे इसका एवरेज को ऐसे लिख दिया, तो इसका एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं। नीचे तो इंटीग्रेशन कर दो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पूरा इंटीग्रेशन कर दो उस फलन का, और ऊपर इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है, इन दोनों के बीच में जिसका माध्यमान निकालना है ना, जिसका एवरेज निकालना, वो लिख दो यहाँ पे, जैसे px लिख दिया मैंने, ऐसे आई बात समझ में, इस तरीके। तो जनरली जैसे एक का अगर एवरेज निकालना है, एक का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मतलब कोई भी ए जनरल लिख दिया मैंने, कोई तो किसी का भी निकालना है, तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज, ठीक है, क्लियर है, ये ऐसे एवरेज आ जाएगा। दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट, आइगन फलन, आइगन फलन, आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोगों के पास में कोई ऑपरेटर है, मान लो ऑपरेटर को हम लोग जनरली ए से लिख देते हैं, ऑपरेटर है, अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मोमेंटम या जो भी है, ऑपरेटर को अगर साई पे लगाते हैं, साई पे लगाने पे मतलब जैसे अभी बताया था कि साई के साथ में संक्रिय करवा देंगे, ऑपरेशन करवा देंगे, तो ऑपरेट कराने पर अगर साई मिल जाता है यहां पर कुछ कांस्टेंट के साथ में, जैसे कोई कांस्टेंट मिल गया ए, तो अगर किसी फलन के पास में ऑपरेटर लगाने पे सेम फंक्शन कोई गुणा के साथ, कोई कांस्टेंट के साथ में मिल जाता है, तो इसको फंक्शन को इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, ये आइगन फंक्शन हो जाएगा। और ये जो है ए, ये कांस्टेंट को इसको आइगन मान बोलते हैं, इसको आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको। अगर सेम फंक्शन मिल जाता है कोई मल्टीपल के साथ में, किसी गुणक के साथ में, तो इस फंक्शन को तो आइगन फलन बोलते हैं, आइगन फंक्शन, और इस साथ वाले को बोलते हैं आइगन मान। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपका फंक्शन है e⁻x, ठीक है, और ऑपरेटर है dy/dx, ऐसे मान लो, साई तो है ex और a क्या है dy/dx, तो आप a को साई के ऊपर लगाओ, a को साई के ऊपर लगाने का मतलब है dy/dx, और ये a साई की जगह लिख दिया e⁻x, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिला आपको, इधर तो a साई चल रहा है, इधर क्या मिला आपको e⁻x ही मिला, सेम फंक्शन मिल गया है कि नहीं मिल गया, अरे फंक्शन क्या था आपका, साई था, तो सेम फंक्शन मिल गया आपको, a साई इक्वल टू ये सेम फंक्शन मिल गया, और मल्टीप्लाई में क्या मिला, 1 मिला, एक तरीके से 1 मिला ना, तो ये फंक्शन क्या है यहाँ पर आइगन फंक्शन है, और ये 1 क्या है यहाँ पर आइगन वैल्यू है, आइगन मान है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे ऐसे होता था, मान लो इसकी जगह 2x होता, साई की जगह x की जगह 2x होता है यहाँ पे, तो 2x होता तो इसका जो इंटीग्रेशन होता, इसका जब इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाता, मल्टीप्लाई में कौन आ जाता, 2 आ जाता, तो यहाँ पर आइगन मान जो आइगन वैल्यू होता वो क्या हो जाता, 2 हो जाता बस। तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट करने पर सेम फंक्शन विथ सम मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल, किसी मल्टीप्लाई के साथ में मिल जाता है, कोई गुणक के साथ में मिल जाता है, तो उसको फंक्शन को हम बोलते हैं आइगन फंक्शन, आइगन फलन। और जो मल्टीप्लायर होता है, जो गुणक होता है, उसको हम बोलते हैं आइगन मान, आइगन वैल्यू। सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके सारे पोस्टुलेट है, मतलब बेसिक बातें हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स की। पहली बात तो ये है कि कोई भी पार्टिकल है उसको स्टडी करना है तो उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एक फंक्शन मान लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तरंग फलन, वेव फंक्शन, साई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। साई का खुद का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन साई से सारी चीज निकाल सकते हैं। साई एकल मान्य होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और ये बातें इसकी प्रायिकता ऐसे निकाल सकते हैं, रेंज में प्रोबेबिलिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटर होता है हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, और एवरेज निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, और आइगन मान का मतलब या आइगन फंक्शन का वैल्यू ये होता है। ये सारे इसके क्या है, पोस्टुलेट है। तो पोस्टुलेट का एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, पूछा भी गया 1-2 बार। ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं।